बच्चों की डिमांड पर आयनिक इक्विलिब्रियम को एक बार शुरू से आखिर तक पढ़ा रहा हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में केवल एक H प्लस का डिफरेंस होता है। ब्रोनस्टर एंड लाउरी थ्योरी ये कहती है कि हर एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है एंड दे डिफर ओनली बाय वन H प्लस आयन। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक H प्लस ऐड कर दो, अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H प्लस रिमूव कर दो। तो इस पर कुछ आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं शुरू में बता दूं जितने भी क्वेश्चन हैं सब किसी न किसी पेपर में आए हुए मिलेंगे। जैसे कॉन्जुगेट बेस OH माइनस का बनाना है तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक H प्लस रिमूव कर दो, तो H प्लस गया तो क्या होगा, O-2 बनेगा, प्लस गया तो एक माइनस इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस, एक H प्लस चला जाएगा और माइनस चार्ज एक यूनिट से बढ़ जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O8 माइनस 2, तो यहाँ पर एसिड बनाना है तो एक H प्लस देना पड़ेगा। ले दो सकता है न्यूट्रल होने के लिए, न्यूट्रल नहीं करना, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो सिर्फ एक H प्लस देना होगा। तो क्या बन जाएगा, HH2O8 माइनस। अब ये रिएक्शन दी गई है, इसमें बताना है कॉन्जुगेट एसिड और बेस के पेयर कौन से हैं। बहुत आसान है, H2O H3O प्लस में जा रहा है, इसका मतलब H2O ने H प्लस लिया है। ब्रोनस्टेड कहता है कि जो H प्लस लेता है वो बेस होता है, तो ये यहाँ पर बेस है, ठीक है, ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक। और अगर ये बेस है तो ये एसिड रहा होगा, तो ये एसिड रहा होगा तो ये कॉन्जुगेट बेस रहा होगा। या दूसरे तरीके से देखो, H2O के 6 हैं, H2O के 5 हैं, यहाँ H2O था छठा और यहाँ OH है, यानी कि एक H2O ने H दिया तो ये एसिड है, H2O ने इस वाले ने H लिया तो ये बेस है, और इस एसिड के करस्पॉन्डिंग ये कॉन्जुगेट बेस और इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट लुईस एसिड FeCl3। देखिए लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा जिसका ऑक्टेट या तो पूरा नहीं होगा या फिर एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा। FeCl3 ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा नहीं है, लोन पेयर लेगा, इसलिए लुईस एसिड है, ये सही आंसर नहीं हो सकता। SnCl4 में 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा है, लेकिन फिर भी ये लुईस एसिड हो सकता है क्योंकि Sn के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, उनमें ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये बताना है कौन लुईस एसिड नहीं है, तो ये आखिर का ऑप्शन बच गया, ये लुईस एसिड नहीं है। ये क्या बात हुई, ये भी AlCl3, ये भी AlCl3, वो लुईस एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड है। ऐसा क्यों, आ जाइए। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास 3s 3p और 3d, 3s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 5 ऑर्बिटल है। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 9 ऑर्बिटल्स हैं, किसके पास, एल्यूमिनियम के पास। अच्छा ठीक है, इनमें से 3 ऑर्बिटल तो उसने Cl के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, Cl के साथ बॉन्डिंग करने में 3 ऑर्बिटल यूटिलाइज कर लिए, बचे कितने, 6 ऑर्बिटल, ठीक। तो इस AlCl3 में 6 ऑर्बिटल बचे हुए थे, एक p और 5 d, जिनमें कोई लुईस बेस अपना लोन पेयर दे सकता था, इसलिए ये लुईस एसिड था। लेकिन यहाँ तो जो 6 ऑर्बिटल बचे उनमें 6 H2O ने अपने लोन पेयर डोनेट ऑलरेडी कर दिए,
तो सारे के सारे एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल फुल फिल्ड हैं, कोई डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो ये लोन पेयर नहीं ले सकता, ये लुईस एसिड नहीं हो सकता। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि AlCl3 तो लुईस एसिड होता है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डाइमर बनाता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। एल्यूमिनियम ने अब 1 2 3 4 एल्यूमिनियम ने अब 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए हैं, दोनों एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो Al2Cl6 यानी कि डाइमर फॉर्म, ना लुईस एसिड है ना लुईस बेस है, ना ये लोन पेयर देना चाहेगा ना लोन पेयर लेना चाहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा हर कंसंट्रेशन पर, हर डाइल्यूशन पर पूरा डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हमेशा 1 यानी 100% होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, डिसोसिएटेड मोल या कंसंट्रेशन अपॉन ओरिजिनल मोल या कंसंट्रेशन। मान लो ओरिजिनल कंसंट्रेशन C है, तो यहाँ C रखेंगे, तो C इंटू एल्फा, ये क्या हो जाएगी, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन। तो अगर ओरिजिनल कंसंट्रेशन C है तो डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, C एल्फा। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट टूटकर कितना कंसंट्रेशन देगा किसी भी आयन का, C अल्फा। इस पूरे चैप्टर में किसी भी आयन की कंसंट्रेशन पूछी जाए, बाय डिफॉल्ट हमेशा C अल्फा ले लेना, हमेशा C अल्फा। अगर कुछ भी समझ में ना आए C अल्फा लेके बैठ जाना और कैलकुलेशन कर देना, सही हो जाएगा। अब देखो अल्फा की वैल्यू कुछ बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 नेचर ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और नंबर 2 है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसको मैं समझाता हूं, जैसे HCl को मैंने वाटर में डाला, वैसे तो HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन पानी में डालने पर ये आयोनाइज होकर H++Cl- दे देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, pH जो है वो 7 से कम हो जाएगी, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। लेकिन इसी HCl को मैंने बेंजीन में डाला, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है, तो ये HCl बेंजीन में आयोनाइज नहीं होगा। फिर से सुनो, HCl बेंजीन में आयोनाइज डिसोसिएट नहीं होगा, और वैसे भी बेंजीन ना तो H+ लेती है ना H+ देती है, तो HCl डिसोसिएट बेंजीन में नहीं हुआ, H+ नहीं बढ़े, तो pH नियरली क्या रहती है, 7 ही रहती है। तो देखो HCl अगर पानी में है तो टूट रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है, लेकिन बेंजीन में है तो टूटा ही नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है, pH नियरली 7 है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट के ऊपर भी अल्फा डिपेंड करता है। नंबर 3 यहाँ पर आता है टेम्परेचर, क्योंकि हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी, अल्फा जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एंडोथर्मिक फिनोमिना है ना। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, टेम्परेचर बढ़ाने पर जब एंडो फिनोमिना होता है तो रेट बढ़ जाता है, डिसोसिएशन ज्यादा होता है, अल्फा बढ़ जाता है। 3 फैक्टर ये हो गए। चौथा है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को भी समझ लो। मान लीजिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए एसिटिक एसिड और HCl का। एसिटिक एसिड टूटकर H+ देता है और इक्विलिब्रियम में रहता है, एसिटेट आयन H+ आयन और ये मॉलिक्यूल, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा टूटता है नो इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर होता क्या है, इक्विलिब्रियम तो यहाँ था, ली चैटलियर प्रिंसिपल तो यहाँ लगेगा। HCl जैसे ही आपने मिलाया, आपने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, यानी कि एक तरीके से आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल
अगर प्रोडक्ट की रिएक्शन बढ़ती है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। रिएक्शन अगर बैकवर्ड होगी तो H प्लस और एसीटेट कंबाइन करेंगे और ये बनाएंगे, ये ज्यादा बनेगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और H प्लस की कंसंट्रेशन जो एसिटिक एसिड से आ रही है वो डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रही है ना, तो ये बढ़ेगा ये घटेगा, तो अल्फा क्या हुआ, कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कॉमन आयन की प्रेजेंस में अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर HCl ना लूं बल्कि मैं यहाँ पर NaOH ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने NaOH लिया तो यहाँ से मुझे Na प्लस मिलेगा प्लस OH माइनस मिलेगा, तो अब क्या हो जाएगा, OH माइनस और H प्लस आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। यानी कि मेरे NaOH ने क्या किया, एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम से प्रोडक्ट साइड में से H प्लस हटा लिया। तो अगर प्रोडक्ट रिमूव होता है अकॉर्डिंग टू एलसी प्रिंसिपल, रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। प्रोडक्ट हटा रहे हो ना तो इक्विलिब्रियम उसको फिर से बनाना चाहेगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन फिर से बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिटिक एसिड टूटकर आगे जा रहा है, तभी तो नए H प्लस बनाएगा जब वो टूटेगा। तो एसिटिक एसिड टूटकर नए H प्लस बना रहा है ताकि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ा यानी कि अल्फा बढ़ गया। इसे हम ऑड आयन इफेक्ट कहते हैं। हालांकि ये कोटा वालों की देन है, उन्होंने इसको नाम दिया है, क्योंकि किसी फॉरेन राइटर की बुक में मैंने तो आज तक ये ऑड आयन इफेक्ट नहीं देखा। कॉमन आयन कॉमन इफेक्ट है। अब हम शुरू कर रहे हैं ओस्टवाल्स डाइल्यूशन लॉ। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ठीक है, ये एक्वस है सारे के सारे। तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन C00 माना इसकी डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन C अल्फा है, अभी शुरू में बताया था। एक मोल से इसका एक मोल बना तो C अल्फा से ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा। के इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम से हम जानते हैं वैल्यू रखिए C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C कॉमन 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो उस कंडीशन में 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, और 1 माइनस अल्फा की जगह अगर 1 मानेंगे यानी कि अगर अल्फा को 0 मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। अब बात ये रह गई कि अल्फा को कब नेग्लेक्ट करना है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर अल्फा की वैल्यू 5% या इससे कम है तो उसे नेग्लेक्ट कर दो, 1 माइनस अल्फा को 1 मान लो। लेकिन ज्यादातर न्यूमेरिकल जो जेईई या नीट में आएंगे उनमें अल्फा की वैल्यू कभी गिवन नहीं होगी। हाँ, मैं मानता हूं कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू गिवन होगी, C की वैल्यू गिवन होगी, तो फिर कैसे और कब नेग्लेक्ट करना है ये वाली बात रह गई। आइए मैं आपको समझाता हूं। मैं नेग्लेक्ट कर चुका हूं कब, ये मानकर कि अल्फा जो है वो 5% यानी कि 0.05 है, तो यहां से के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, C अल्फा स्क्वायर के। ये केवल तब होगा जब अल्फा 0.05 के बराबर या उससे छोटा होगा, यानी कि 4321% होगा, तो तब 1 माइनस अल्फा 1 मान लेना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम और C का रेशो निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमेशा गिवन होगा सवाल में, ये हमेशा गिवन होगा। अब अल्फा 0.05 रख के देखता हूं मैं यहाँ पर, तो 0.05 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो भैया सीधी बात ये है, मेरी सीधी ट्रिक सुनो। जैसे ही सवाल पे जाओ
के इक्विलिब्रियम और सी का रेशियो निकाल लो। अगर वो 2.5 इंटू 10⁻³ के बराबर आया या इससे छोटा आया, इन फैक्ट अगर 5 इंटू 10⁻³ के बराबर आया या इससे छोटा आया, तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर देना और सीधे ये फॉर्मूला लगा देना, ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना। लेकिन अगर के इक्विलिब्रियम और सी का रेशियो इस वैल्यू से बड़ा आया, तो फिर पूरा ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाना पड़ेगा। अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करना, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक ही सोल्व करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर सुन लो, के इक्विलिब्रियम के ए के बी जो भी दिया है उसका कंसंट्रेशन के साथ रेशियो निकालो। अगर वो 5 इंटू 10⁻³ से छोटा आया या बराबर भी आया, 5 के बराबर भी, वैसे तो 2.5 आएगा यहाँ से जब स्क्वायर करोगे, लेकिन मैंने बढ़ा दिया 5 तक भी सवाल के जवाब में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, बेफिक्र रहो। तो अगर इससे छोटा या इसके बराबर आया तो उस कंडीशन में क्या करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अदरवाइज यही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक बनाकर करना पड़ेगा। अब हम मानकर चलते हैं कि हमारा अल्फा जो है वो 5% से छोटा है, तो 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम सी अल्फा स्क्वायर के बराबर, या अल्फा बराबर अंडर रूट के इक्विलिब्रियम अपॉन सी। लेकिन के इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से अल्फा किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट सी के, जहां सी मोलर कंसंट्रेशन है। और चूंकि कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी। तो लेकिन मोल क्या है, वो तो फिक्स है, पानी में डाल के सॉल्यूशन बना लिया, मोल नहीं बदल रहे हैं हम, मोल तो जो भी है वो फिक्स है। तो एन भी कांस्टेंट हो गया, तो सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन वी, क्योंकि कंसंट्रेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो सी के जगह रखा 1 अपॉन वी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब ये हुआ कि V अगर बढ़ाया जाएगा, पानी डाला जाएगा, डाइल्यूशन किया जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगी, और दोनों ही कंडीशन में अल्फा बढ़ेगा। देखो अल्फा वॉल्यूम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, इंफिनिटी को टेंड्स कर जाता है वॉल्यूम, जिसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, यानी कि जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, तो हमारा अल्फा भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक पहुंच जाता है। अगर अल्फा 1 को अप्रोच कर गया, तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन कब, जब डाइल्यूशन होगा इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक चम्मच जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसे एक टैंक वाटर में डाल दिया, तो क्या हुआ, पूरा टूट गया, क्योंकि वहां पर पानी ही पानी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। लेकिन कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन पर। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐसे कहते हैं कि जिसका अल्फा लेस देन 1 होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका अल्फा 1 होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अल्फा 1 हो रहा है, तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे डिफाइन करें, मैं बताता हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 1 मोलर कंसंट्रेशन या उससे ज्यादा कंसंट्रेशन पर 100% डिसोसिएट नहीं होता। यहां तो हो रहा है, हुआ है, लेकिन कब, जब कंसंट्रेशन 0 को टेंड्स कर रही है, कंसंट्रेशन 0 हो रही है, तब अल्फा 1 हुआ है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर नॉट 100% डिसोसिएटेड एट 1 मोलर कंसंट्रेशन और मोर देन 1 मोलर कंसंट्रेशन। प्लीज
टू बी नोटेड दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर एक कंसंट्रेशन पर हमेशा आयंस की फॉर्म में रहते हैं, उनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जैसे NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो NaCl मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलेगा, Na+ मिलेंगे, Cl- मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि NaCl मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो ये था ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा, पता लग गया होगा कब अल्फा को नेग्लेक्ट करना है। मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka Kb जो भी है C के साथ रेशियो निकाल लो, अगर ये 5 × 10⁻³ से छोटा या बराबर है तो Ka = C⁴ लगा लो, वरना भैया क्वाड्रेटिक बनाने में ही फायदा है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।